मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मेरी आज ट्रांसफार्मर की सेकंड सीरीज़ है, मीन्स सेकंड लेक्चर है, तो मैं आपको टाइम न लेते हुए आज का लेक्चर आप देखो, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आज हम ट्रांसफार्मर का जो कोर पार्ट होता है, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है और कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर के क्या होते हैं, ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आओ आप मेरे स्लाइड पर आ जाओ। एक सेकेंड रुको दोस्तों, एक कहाँ पर सेव है, थोड़ा हमें ढूंढने दो। तो ये दोस्तों आ गया हमारा ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट क्या क्या होते हैं आप यहाँ पे देखो। ट्रांसफार्मर मेन पार्ट आपका कोर होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग, फिर ट्रांसफार्मर आयल, उसके बाद टैंक। तो इसी को हम एक एक समझेंगे दोस्तों। डिटेल में हम कोर समझेंगे कि व्हाट इज़ द कोर, पर्पज ऑफ द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। कोर करता क्या है ट्रांसफार्मर में दोस्तों, ठीक है। तो हम आपका समय न लेते हुए एक आप ओवरव्यू इस ट्रांसफार्मर का आप देख लो। दिस इज द फिजिकल ट्रांसफार्मर। किसी भी ग्राउंड में इस तरीके से आपको ट्रांसफार्मर दिखता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसी में एक बेसिकली एक कोर होती है, कोर में बाइंडिंग की जाती है। तो कंस्ट्रक्शन के आधार पे ट्रांसफार्मर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। एक होता है आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर और एक होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों। ये देख लो आप, ट्रांसफार्मर का कोर प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग के बीच में किसका प्रवाह करता है, चुंबकीय फ्लक्स को ले जाने का काम करता है। ये आप यहां से देखो दोस्तों, ये देखो प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग में क्या काम कर रहा है, चुंबकीय प्रवाह को निर्देशित करने वाले चुंबकीय मार्ग के रूप में कार्य करता है, जो कुशल वोल्टेज के रूपांतरण मीन्स सकुशल रूप से वोल्टेज का क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ऊर्जा हानि करने वाले तत्व जो होते हैं सिलिकॉन जैसे स्टील हो गई, और आप सीआरजीओ का यूज करके इस हानि को कम कर सकते हो, जो आपकी एडी करंट हानि होती है और हिस्टेरिसिस हानि को। ये हम कल वाले लेक्चर में आपको बता दिए थे कि जैसे ही सिलिकॉन स्टील या सीआरजीओ का यूज करके आप कोर का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपकी ये दोनों हानियाँ, एडी करंट हानियाँ और हिस्टेरिसिस हानियाँ कम हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट हम जब हम कंस्ट्रक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर को डिवाइड करते हैं तो ट्रांसफार्मर हमारा दो प्रकार का होता है, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर और एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब हम आते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते क्या हैं, आप ये देखो दोस्तों। ये आपके होते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इसकी संरचना कैसी होती है दोस्तों, इसमें देखो, इसमें जो बाइंडिंग होती है कोर के चारों तरफ से लिपटी होती है। ये आप ये डायग्राम आप देख लो कोर टाइप ट्रांसफार्मर की, ये देखो इसमें ये बोला जा रहा है जो आपकी बाइंडिंग होती है दोस्तों, ये कोर के चारों ओर से लिपटी हुई है। दिस इज प्रोसेस कोर टाइप में, यही दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट बोला जा रहा है। ये वाला आप स्लाइड देखो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसके घुमावदार मीन्स इसकी बाइंडिंग, इसमें जो बाइंडिंग होती है कोर के चारों तरफ लिपटी होती है। इसमें दो ऊर्ध्वाधर और दो क्षैतिज योक होते हैं। ये देखो आप इस ग्राफ में देखो, ये दो क्या हैं, वर्टिकल योक और दो हॉरिजॉन्टल योक, ठीक है दोस्तों, ये होते हैं। तो इस पे लेमिनेशन का जो आकार होता है, यल और यू आई आकार की लेमिनेशन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। यल और यू आई, ये आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हो। दिस द स्ट्रक्चर, दिस इज द आई, दिस इज ए यू। या तो ये बना के हम लेमिनेट करेंगे कोर को बनाने के लिए, या फिर दो यल प्रकार के लेमिनेशन को यूज करके हम कोर बाइंडिंग बना सकते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए कोर डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। और इसका देखो उपयोग क्या है दोस्तों, एक कम वोल्टेज और कम बिजली के में उपयोग किया जाता है। इसका रख रखाव करना आसान होता है, आसानी से इसको आप मेंटेनेंस कर सकते हो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का। तो ठीक है दोस्तों, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर की संरचना हो गई। आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है
कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाने के लिए किस प्रकार की लेमिनेशन का यूज किया जाता है, यूआई लेमिनेशन एंड एलएल लेमिनेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। वही चीज़ ये इंग्लिश वर्जन में ये स्लाइड है। ये आपका डायग्राम हो गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर का दोस्तों, और बेसिकली ऐसा ये भी डायग्राम होता है। इसकी जो बाइंडिंग होती है वो मैक्सिमम पार्ट को, कोर को घेर के रखती है दोस्तों। इसी के आधार पे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर के आधार पे कुछ क्वेश्चन करके आए हैं दोस्तों। आप एमसीक्यू क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि थ्योरी के साथ आप क्वेश्चन को करते जाओगे तो आपको अभ्यास एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन आते कैसे हैं एग्जाम में दोस्तों। देखो क्या इन्हें कोर टाइप ट्रांसफार्मर बाइंडिंग कैसे होती है, तो हमने आपको बताया इसमें क्या। एक का हिंदी वर्जन भी मैंने लिया हुआ क्वेश्चन का, एक सेकंड मैं हिंदी वर्जन खोल देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखो, कोर टाइप प्रकार के ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग क्या होती है, एक दूसरे के चारों ओर लिपटी होती है, अलग अलग भुजाओं पे रखी होती है, कोर के एक महत्वपूर्ण भाग को घेरे रहती है या सैंडविच की तरह होती है दोस्तों। तो आप ये देखो, ये वाली फिगर में देखो, कोर के महत्वपूर्ण भाग को क्या की हुई है, घेरे हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सराउंडिंग द कंसिडरेशन पोर्शन ऑफ द कोर, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे तो कोर के एक महत्वपूर्ण भाग को घेरे हुए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैंने कोर बाइंडिंग पे ट्रांसफार्मर डिजाइन किया हूं दोस्तों। ये देखो कोर का ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग क्या होती है, इसमें आप सी ऑप्शन मारोगे। ये क्वेश्चन, ये देखो मेन क्वेश्चन है सर, में कोर टाइप ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स कितने पाथ बनाता है दोस्तों। आप सीधे सीधे आप फिगर से आप आइडिया लगा सकते हो। इस वाले फिगर में देखो 2 पाथ, 1 पाथ, 3 पाथ, 4 पाथ। ये फिगर को देखो, इसमें कितने पाथ बन रहे हैं दोस्तों, फ्लक्स का एक ही पाथ बन रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फ्लक्स का कितना पाथ बन रहा है दोस्तों, एक पाथ ही बन रहा है, सिंगल पाथ बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब आप देख लो इसमें नेक्स्ट आप क्वेश्चन आ जाओ सेल टाइप ट्रांसफार्मर। एक ऐसा ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर है दोस्तों। ये देखो कैसे होता है। देखिए कौन सा है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये देखो दोस्तों, इसमें सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 2 मैग्नेटिक पाथ होते हैं। दिस इज द 1 पाथ और दिस इज द सेकेंड पाथ। बेसिकली इसमें बाइंडिंग बीच में रैप की जाती है। दिस इज द प्राइमरी बाइंडिंग, दिस इज द सेकेंडरी बाइंडिंग। मीन्स आपके कोर टाइप ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग जो होती है साइड लिम्ब पे होती है, बट सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो आपकी बाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग होती है मिड वाली लिम्ब पे होती है दोस्तों। ये आपको बेसिकली अंतर आपको पता होना चाहिए कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग कहाँ पे होती है, आप बोलोगे लिम्ब पे होती है, मिडिल लिम्ब पे, और कोर टाइप ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग कहाँ होती है, साइड ऑफ द लिम्ब पे होती है दोस्तों। ये देखो आप इसमें इसका डिटेल देख लो, मैंने इसमें लिखा हूँ। सेल टाइप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर डिजाइन है जिसमें चुंबकीय कोर बाइंडिंग को घेरे रहती है। मीन्स इसमें मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, कोर का होता है। कोर ने बाइंडिंग को घेरे हुआ है, ये सेल टाइप में होता है दोस्तों। जबकि इसके जस्ट विपरीत कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि बाइंडिंग जो होती है कोर को मैक्सिमम पार्ट को घेरे हुई होती है। जबकि सेल टाइप में क्या होता है दोस्तों, जो आपकी कोर होती है वो बाइंडिंग को घेरे रहती है मैक्सिमम पार्ट, क्योंकि बाइंडिंग इसमें मिडिल लिम्ब पे होती है, दैट्स वाई इसलिए ये होता है। इसमें प्राथमिक माध्यमिक दोनों कॉइलों के लिए एक ही केंद्रीय भाग होता है और फ्लक्स रिटर्न के लिए बाहरी भाग होते हैं, जो विशेष सर्किट जैसे कम वोल्टेज उच्च धारा वाले अनुप्रयोगों के लिए बेहतर और यांत्रिक शक्ति शॉर्ट सर्किट सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें ईआई लेमिनेशन और सैंडविच बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें लेमिनेशन दोस्तों कैसा होता है, ई और आई। ये देखो कैसे, और ई और आई को बना के आप कैसे बना सकते हो। देखो आपको बेसिकली 2 बॉक्स बनाना है दोस्तों इस तरीके से। तो इस तरीके से बनाने के लिए एक ई अक्षर का आप यूज करोगे और एक आई करोगे तो इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा। इसमें लेमिनेशन कैसा होता है, ई आई प्रकार का लेमिनेशन होता है दोस्तों। अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ।
ये देखो यहाँ पर हमने लिखा है, लिख के रखा है, मुख्य संरचना क्या होती है। इसमें 3 पार्ट होते हैं दोस्तों सेल में। एक क्या होता है, केंद्रीय होता है जिसे मिडिल बोलते हैं। इसी पे मिडिल वाले पे ही आपकी बाइंडिंग प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है, सैंडविच होती है। मीन सैंडविच का मतलब एक के ऊपर एक प्राइमरी होगी, उसके ऊपर सेकेंडरी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड फॉर सैंडविच। और 2 बाहरी होती हैं, 2 योक होते हैं जो ई और आई आकार की परतों से बने होते हैं दोस्तों, जो कुंडलियों को चारों ओर से एक खोल बनाते हैं। ये देखो चारों ओर से क्या बनाए हुए हैं, एक खोल बनाए हुए हैं। यहाँ फिगर में देखो आप, ये देखो ये प्राइमरी बाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई, एक कोर हो गया, ये बीच में आपकी बाइंडिंग हो गई। तो ये बाइंडिंग कोर जो होती है, बाइंडिंग को क्या हुई है, ढके हुए घेरे हुई है। और इसमें 2 फ्लक्स होते हैं, 2 पाथ होते हैं, 2 पाथ होते हैं। यहाँ पे 3 लिम्ब है दोस्तों, 1 2 3। और योग कितने हैं आपके, 2। ये डायरेक्ट आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं। योग आप कैसे काउंट करोगे, ये कितनी स्ट्रिप लेके बनता है दोस्तों, ये 1 2 योग हो गए। लिम्ब कितनी हो गई, 1 2 3 लिम्ब हो गई। तो आप ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी एमसीक्यू में आता है, इसको आप याद करके चलिएगा। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपने आते हैं। देखो ये हो गया जो कुंडलियों को एक खोल बनाते हैं। बाइंडिंग प्लेसमेंट क्या होती है, उच्च वोल्टेज HV और निम्न वोल्टेज LV दोनों बाइंडिंग किस भाग पे होती है, मिडिल भाग, केंद्रीय भाग पे होती हैं। अक्सर वैकल्पिक होता है, ठीक है। सैंडविच क्या होता है दोस्तों, सैंडविच प्रकार की इसमें बाइंडिंग होती है। सैंडविच या डिस्क परतों में बाइंडिंग को किया जाता है। चुंबकीय पथ क्या होता है, केंद्रीय भाग पूर्ण प्रवाह वहन करता है। मतलब जितना भी फ्लक्स होगा वो केंद्रीय भाग में पूरा का पूरा फ्लो करेगा, जबकि बाहरी वाले जो भाग वो आधा फ्लक्स वहन करते हैं, जिससे कम रिसाव, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है उसका लीकेज कम होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें 2 समांतर पाथ भी होते हैं दोस्तों। ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने समांतर पाथ होते हैं। तो आपको राइट ऑप्शन 2 मारना है दोस्तों। और इसकी यांत्रिक शक्ति कैसी होती है, अपने कम्पैक्ट और बंद डिजाइन के कारण यह शॉर्ट सर्किट बलों के खिलाफ बेहतर यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप अब अंतर समझने के लायक हो गए होंगे। मीन्स कोर टाइप ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है और सेल टाइप ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है, उसी को मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको दोस्तों। इसमें देख लो कौन कौन सी आपको लेमिनेशन होती है आगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये लेमिनेशन देखो, ये कोर लेमिनेशन EI टाइप की लेमिनेशन हो गई, एक TU टाइप की लेमिनेशन हो गई। इसमें 2 स्ट्रक्चर आप यूज करके आप सेल टाइप कोर बना सकते हो। ये भी एक बाइंडिंग है आपकी I लेमिनेशन और E लेमिनेशन के माध्यम से ये बन रही है। हाँ, इन्होंने एक चीज़ और बताया है, ये आप समझ लो, इस फिगर में समझ लो। जैसे अगर यहाँ पे फ्लक्स फाई है, यहाँ पे फ्लक्स फाई फ्लो कर रहा है, तो इधर 5/2 फ्लो करेगा, इस साइड में 5/2 फ्लो करेगा। ये दोस्तों बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। आपसे पूछता है कि मिडिल लिम्ब पे अगर फ्लक्स फाई है तो आउटर लिम्ब पे फ्लक्स कितना फ्लो करता है, तो आपको उसका आधा फ्लक्स मारना है ऑप्शन में। अगर मिडिल लिम्ब पे 5 फ्लक्स फ्लो कर रहा है तो आउटर लिम्ब पे कितना फ्लो करेगा, 5/2। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको याद करके चलिएगा अभी से। अब इसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, आप देख लो। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग किसके द्वारा घिरी होती है, तो हमने पहले ही बता दिया। सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो आपकी बाइंडिंग होती है मिडिल में होती है, मिडिल में होती है, इसका मतलब कोर घेर के रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आ जाओ। कि हमने आपको दिखा दिया, प्रैक्टिकल करा दिया, फिगर के माध्यम से दिखा दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। एक फेज, सिंगल फेज, 1 फेज मतलब सिंगल फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आमतौर पे कितने लिम्ब होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और कितने चुंबकीय परिपथ होते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के केस में। एक क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलता रहेगा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है।
तो इस क्वेश्चन को आप भूलिएगा मत, मैंने आपको फिगर के माध्यम से इसको समझा दिया है हैं। अभी एक बार आप और देख लो, ये देखो 1 2 3 लिम्ब हो गई दोस्तों, ठीक। और एक फ्लक्स, अगर यहाँ पे फ्लक्स 5 फ्लो कर रहा है तो इधर कितना जाएगा 5/2 जाएगा, और इस साइड कितना जाएगा 5/2। तो कितने पाथ बने फ्लक्स के, एक इधर बना दोस्तों, एक इधर, 2 पाथ। तो बेसिकली 3 लंब और 2 चुंबकीय परिपथ बनते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करके चलिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ दोस्तों। ये देखो, सेल टाइप ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेमिनेशन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये तो अभी हमने बता दिया हूँ। आई क्या होगा दोस्तों, या तो आई यूज कर लो या तो आई और यू यूज कर लो, ठीक है दोस्तों। ये आपको दिखाया था ना, ये वाली स्लाइड में देख लो, यही क्वेश्चन है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कौन से प्रकार का लेमिनेशन यूज होता है। या तो आई का सेट यूज करोगे आप, या TU का सेट यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाइंडिंग होती कहाँ है, कहाँ पर स्थित होती हैं। तो आपको ये देखो, आप केंद्रीय भुजा पे कहाँ पे होती है, मिडिल पार्ट ऑफ द लिम्ब पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेता है। अगर आपको इसका फिगर याद रहेगा, कोर बाइंडिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल टाइप का कोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप बेसिकली इन सारे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों। सेल टाइप ट्रांसफार्मर बाइंडिंग का आकार कैसा होता है, मीन्स किस प्रकार की बाइंडिंग इसमें होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सैंडविच या डिस्क टाइप की बाइंडिंग होती है। जबकि कोर टाइप में बाइंडिंग कैसे होती है, बेलनाकार सिलिंड्रिकल होती है दोस्तों, याद रखिएगा, इसको भी अच्छा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं प्राइमरी बाइंडिंग एंड सेकेंडरी बाइंडिंग। तो ये प्राइमरी बाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है दोस्तों, सेकेंडरी बाइंडिंग से आउटपुट लिया जाता है। कॉपर या एल्युमिनियम की बाइंडिंग की जाती है। कौन से मेटल की जाती है, कॉपर की या तो बाइंडिंग होगी दोस्तों, या तो एल्युमिनियम की होगी बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ दोस्तों। ट्रांसफार्मर आयल, दिस इज द बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन होता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर ऑयल यूज किया जाता है उसका काम क्या होता है, तो बेसिकली आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक प्रकार के मिनरल ऑयल होते हैं दोस्तों, इसमें एक विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो होता है, इनमें एक इंसुलेशन प्रदान करना एंड कूलिंग देना। देखो हमने इसमें लिखा है इंसुलेटिंग तेल, इंसुलेटिंग ऑयल भी कहा जाता है। एक विशेष प्रकार का तेल है जिसमें उत्कृष्ट विद्युत रोधन इंसुलेशन गुण होते हैं। यह उच्च तापमान पर स्थिर रहता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर में इंसुलेटर और कूलेंट के रूप में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में इसको मैंने और अच्छे से आपको लिखा हूँ समझने के लिए। ये देखो इंसुलेशन का काम कैसे करता है। जब ट्रांसफार्मर के डिफरेंट पार्ट हाई वोल्टेज पे वर्क करते हैं दोस्तों, तो हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। वो गर्म हो के कहीं शॉर्ट न हो जाए आपस में, एक बाइंडिंग प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग से क्या हो जाए दोस्तों, शॉर्ट न हो जाए, या कोई कंपोनेंट गर्म होके शॉर्ट न हो जाए, उससे बचाने का काम करता है। आपको विद्युत रोधन अवरोधन प्रदान करता है, जिससे शॉर्ट सर्किट न हो और बिजली के झटकों को रोका जा सके दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर। और कूलिंग का काम कैसे करता है दोस्तों, ये देख लो। कूलिंग ट्रांसफार्मर के संचालन ऑपरेशन के दौरान उसमें एक जैसे ही ट्रांसफार्मर आपका ऑपरेशन में होता है, मीन्स लोड पे होता है, तो उसमें ट्रांसफार्मर का ऑयल हीट हो जाते हैं। तो इतने हीट हो जाते हैं तो उसमें कई प्रकार की गर्मी आ जाती है, तो वो उस गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है ये कूलिंग के माध्यम से दोस्तों। क्योंकि होता क्या है, अगर एक ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है, अगर यहाँ ऑयल है दोस्तों, ऑयल भरा है, तो जैसे ही ट्रांसफार्मर ऑयल हमारा गर्म होता है दोस्तों, तो ये ऊपर से किस में चला जाएगा, कंजर्वेटर में चला जाता है दोस्तों। और कंजर्वेटर के माध्यम से ये एक फिन्स लगी होती हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर के चारों साइड में। ये आपको इसमें आप देख लो, बेसिकली आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इसकी एक फिगर हमने लिया है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ जाओ। दिस इज द फिन्स। जैसे ही ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो गर्म तेल कहाँ आ जाएगा दोस्तों, इसमें फिन्स में आ जाएगी, यहाँ से ठंडा हो जाएगा। तो बेसिकली ये इंसुलेशन ऐसे ही काम करता है, इसको बचा के रखता है। मेन बाइंडिंग जो आपकी होती है उसको जलने से बचा के रखता है, कूलिंग प्रदान करने लगता है। और आर्क, कभी कभी क्या होता है, विद्युत आर्क को दबाने में भी मदद करता है। मान लो कोई छोटा मोटा फॉल्ट आ गया, तो इसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी इतनी अच्छी होती है, वो आर्क को तुरंत क्विंच कर देगी, मीन्स
आर्क को बढ़ने नहीं देगी। लुब्रिकेशन का भी काम करता है, जैसे आप यह एक टाइप चेंजर जैसे गतिशील भागों के लिए एक स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में भी दोस्तों ये काम करता है, ठीक है। और एक कितने प्रकार का होता है ये भी देख लो। जो जो मैक्सिमम जो यूज होते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल, वो कौन से यूज होते हैं? मिनरल ऑयल के दो पार्ट होते हैं, एक नेफ्थेनिक बेस्ड होता है दोस्तों, एक पैराफिनिक बेस्ड होता है। ये बेसिकल मौसम का कंडीशन कैसे है, कोल्ड मौसम है कि दोस्तों हॉट वेदर है। जैसे कंट्री बेस्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया का क्या अपना मौसम है, हॉट वेदर माना जाता है, और अमेरिका या फिर इंग्लैंड वगैरह आप उधर देखोगे उस साइड में, कोल्ड वेदर माना जाता है। तो जहाँ पर जो कंट्री कोल्ड वेदर में होते हैं वहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल नेफ्थेनिक बेस्ड यूज किया जाता है दोस्तों। और जो कंट्री आपके जिनकी जलवायु हॉट होती है, गर्म होती है, वहाँ पर दोस्तों कौन सा यूज किया जाता है? पैराफिनिक बेस्ड यूज किया जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका एक विशेष एग्जांपल है, क्योंकि ये है तो ट्रांसफार्मर ऑयल, मान लो बहुत कोल्ड हो गया, टेम्परेचर आपका माइनस में चला गया, तो कहीं ऑयल जम न जाए। अगर ऑयल जम गया तो मीन्स ऑयल का सर्कुलेटिंग नहीं होगा दोस्तों। जब ऑयल का सर्कुलेटिंग नहीं होगा तो ऑयल अपना जो काम करता है इंसुलेशन देना और कूलिंग का काम करना, वो ट्रांसफार्मर में करना बंद कर देगा, जिससे ट्रांसफार्मर आपका तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जल जाएगा दोस्तों। इसलिए इस कंडीशन के आधार पर नेफ्थेनिक बेस्ड और पैराफिनिक बेस्ड आपके ऑयल यूज किए जाते हैं। जलवायु कैसा है, जलवायु को देखते हुए इन प्रकार के ट्रांसफार्मर ऑयल यूज किए जाते हैं दोस्तों। फिर एक नेक्स्ट पार्ट आपका आता है कंजर्वेटर दोस्तों, ठीक है। कंजर्वेटर का काम क्या होता है दोस्तों? एक बेलनाकार की आकृति होती है, ट्रांसफार्मर के ऊपर लगी होती है। इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? तापमान के परिवर्तन में। ये देखो दोस्तों, ये क्या है? ये आपका क्या है? कंजर्वेटर टैंक है दोस्तों। कंजर्वेटर टैंक का मेन काम क्या होता है दोस्तों? जैसे ही ट्रांसफार्मर हमारा ऑपरेशन में होता है, ठीक है, या ऑपरेशन में होता है, तो ऑपरेशन में है तो उसमें क्या है, लोड अचानक आपने ज़्यादा दे दिया। जैसे ही आप लोड अचानक ज़्यादा दोगे तो इसमें ट्रांसफार्मर के आयल जितने भी भरे होते हैं, इसका एक्सपेंस होता है, मीन्स आयल का फैलाव होता है दोस्तों। तो वो आयल इतने प्रेशर के साथ इस ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर लगा है ऊपर, इसमें आके स्टोर हो जाता है दोस्तों उस टाइम, जिससे कि मेन टैंक में दबाव न बढ़े। ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म हुआ दोस्तों तो यहाँ आके स्टोर हो जाता है, तो एक तेल को, ऑयल को स्टोर करने में हेल्प करता है। और जैसे ही इसमें ट्रांसफार्मर में लोड आपका कम होता है दोस्तों, तो फिर हमारा ऑयल क्या होता है, टेम्परेचर कम होगा तो कम होगा, वापस फिर ये ऑयल मेन टैंक में आ जाता है दोस्तों। तो ये बेसिकली कंजर्वेटर का काम है, मीन्स ऑयल को मेंटेन करता है दोस्तों। क्या करता है? ऑयल को मेंटेन करता है, जो भी इसका लेवल हो, जितने लेवल तक आपका ये मेन ट्रांसफार्मर टैंक है, अगर ये इसका लेवल है, इस लेवल तक ये मेंटेन करने का काम करेगा। और यहाँ पर एक गेज भी लगा होता है, जो आप देख सकते हो कि कितना ऑयल इसमें है दोस्तों, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका फिगर है। तो आपको उम्मीद करते हैं कंजर्वेटर समझ में आया होगा। बेसिकली आप इसमें भी पढ़ सकते हो, इसमें मैंने लिखा प्राथमिक कार्य इसका क्या होता है, तापमान के परिवर्तन के कारण ट्रांसफार्मर तेल के विस्तार और संकुचन को समायोजित करता है, जिससे मुख्य टैंक में तेल का स्तर स्थिर बना रहता है। कैसे विस्तार और संकुचन? जैसे ही ट्रांसफार्मर लोड पे जाएगा, ऑयल का एक्सपेंड होगा, ऑयल एक्सपेंड होकर जाएगा कहाँ दोस्तों? कंजर्वेटर में, ठीक। और जब ऑयल का संकुचन होगा, पुनः कंजर्वेटर का जो ऑयल स्टोर हुआ है वो वापस मेन टैंक में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आपको ये आप कंजर्वेटर आप समझ गए हो, आप ब्रीदर समझ लो दोस्तों। कंजर्वेटर से ही जुड़ी एक यूनिट होती है दोस्तों, ब्रीदर। ब्रीदर बेसिकली कहाँ जुड़ी होती है? दिस इज द ब्रीदर। ये क्या है दोस्तों? ब्रीदर है। इसको इसी के थ्रू ट्रांसफार्मर क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन की मीन्स जैसे ही आप दोस्तों, ये है मान लो सपोज दैट ट्रांसफार्मर ये नॉर्मल कंडीशन में इतना ऑयल इसमें भरा है, तो यहाँ बेसिकली क्या होगी? एयर होगी दोस्तों। क्या होगी? एयर ही होगी। जैसे ही ट्रांसफार्मर अब अगर इसमें लोड बढ़ाओगे तो ये ट्रांसफार्मर का ऑयल अगर यहाँ आके इसका लेवल इतना आएगा, ट्रांसफार्मर बढ़ेगा दोस्तों। जैसे इसका लेवल बढ़ेगा तो इसकी इतनी एयर इसके माध्यम से बाहर जाएगी दोस्तों, तो ये एयर एग्जिट करेगी। तो इससे बोला जाता है ट्रांसफार्मर का सांस लेना दोस्तों। तो यहाँ से ट्रांसफार्मर आपका सांस लेता है, इसकी हवा अंदर जो भी एयर है इसमें वो बाहर निकल गई। और जैसे ही ट्रांसफार्मर का लोड आपका कम होता है दोस्तों, वापस ये ऑयल मेन टैंक में आता है। उस टाइम जैसे ही ऑयल फिर इस लेवल को छुएगा, फिर इसमें एयर आ जाती है दोस्तों। तो वो एयर क्या हो
कि ड्राई एयर आए, चूँकि वातावरण इन्वायरमेंट में जो भी एयर है वो मॉइस्चर रहित एयर है, मीन्स उसमें मॉइस्चर होती है। तो ये जैसे ही मॉइस्चर वाली एयर इसमें एंट्री करती है तो यहाँ सिलिका जेल होती है दोस्तों, वो सिलिका जेल के क्रिस्टल होते हैं। तो जैसे ही मॉइस्चर वाली एयर इसमें प्रवेश करती है तो ये सिलिका के जो क्रिस्टल होते हैं दोस्तों, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ड्राई एयर आके यहाँ पर फिल हो जाती है दोस्तों। तो बेसिकली ब्रीदर का काम क्या हुआ, ड्राई एयर, सूखी हवा को अंदर जाने देना, मॉइस्चर को ट्रांसफार्मर में न जाने देना, ये इसका ब्रीदर का मेन काम होता है दोस्तों। वही चीज़ हमने स्लाइड में भी लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देख लो ब्रीदर। कंजर्वेटर टैंक एक ब्रीदर सिस्टम से जुड़ा होता है जिसमें आमतौर में सिलिका जेल होता है। यह ब्रीदर हवा को अंदर या बाहर जाने की अनुमति देता है, साथ ही हवा से नमी को सोख लेता है दोस्तों। ये आपका एक फिगर दिखाया हूँ मैं, ये बिफोर यूज करने से पहले इस कलर इसका ऐसा होता है दोस्तों, किस कलर में, बैगनी कलर में होता है, ठीक है। और यूज करने के बाद ये किस में हो जाता है, गुलाबी कलर में। ये भी आपसे क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सिलिका जेल का कलर ऑपरेटिंग कंडीशन में कैसा होता है, मीन्स अच्छे में कलर कैसा होता है, आप बोलोगे बैगनी कलर होता है, ठीक है दोस्तों। और ख़राब जब हो जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट स्लाइड में आप आ जाओ। ये बुकोल्ज रिले होता क्या है दोस्तों, ये आपके लगा कहाँ होता है, आप यहाँ देख लो इस वाले फिगर में, तब मैं बताता हूँ। ये दिस इज द बुकोल्ज रिले कहाँ पर इंस्टॉल होता है दोस्तों, ये देखो कंजर्वेटर और मेन टैंक के पाइप के मिडिल में बुकोल्ज रिले होता है दोस्तों। बुकोल्ज रिले बेसिकली दोस्तों इंटरनल फॉल्ट के जब ट्रांसफार्मर में होता है, किसी भी प्रकार का इंटरनल फॉल्ट, मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई गैस बन गई ट्रांसफार्मर के अंदर, तो सबसे पहला काम इसका क्या होता है कि अलार्म देना दोस्तों। अगर जो बहुत ज़्यादा सीवियर फॉल्ट है तो तुरंत ये क्या कर देगा, ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देगा दोस्तों, ठीक है। एक टेम्परेचर बेस्ड भी होता है, 85 या 90 डिग्री के बीच में ऑपरेशन, आपकी सेटिंग आपके हाथ में होती है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आप HV बाइंडिंग और LV बाइंडिंग को ऑपरेट कराना चाहते हो, उस पर इसकी सेटिंग होती है बुकोल्ज रिले की। उस टेम्परेचर पे जाने के बाद ही ये ऑपरेट होता है दोस्तों। पहले अलार्म देगा, उसके बाद ऑपरेट करके सर्किट को ट्रिप कर देगा। तो ये पूछा जाता है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बुकोल्ज रिले लगता कहाँ है दोस्तों, तो कंजर्वेटर और मेन टैंक के जो मिडिल में लगता है दोस्तों। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और ये काम कौन सा करता है, इंटरनल फॉल्ट, ट्रांसफार्मर इंटरनल फॉल्ट से बचाता है दोस्तों, ठीक है। फिर आपका एक क्या होता है, रेडिएटर एंड फिन्स। ये रेडिएटर फिन्स, ये देख लो, ये यही आपके रेडिएटर एंड फिन्स हैं। ये जो निकले हुए हैं ऑयल, इसमें जाके ठंडा होता है, गर्म ऑयल ऊपर से आएगा, नीचे आते आते ठंडा होके फिर वापस एंट्री कर लेगा दोस्तों, ठीक है। और एक आपकी बुशिंग होती है दोस्तों, बुशिंग देख लो, इसी फिगर में आप बुशिंग भी देख लो। ये दिस इज द बुशिंग, सेकेंडरी टर्मिनल बुशिंग, प्राइमरी टर्मिनल बुशिंग। मीन्स बुशिंग मतलब ये इंसुलेटर लगे होते हैं। ये ट्रांसफार्मर की टैंक आयरन की होती है, तो ये इससे शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए बुशिंग का यूज करके हम सप्लाई को बाहर निकालते हैं दोस्तों। और एक मेन पार्ट और होता है दोस्तों, वेंट पाइप। आप इस फिगर में देख लो, वेंट पाइप, दिस इज द वेंट पाइप। इसका काम क्या होता है दोस्तों, अगर ट्रांसफार्मर में मान लो अचानक एकाएक गैस कोई बन गई, क्योंकि मिनरल ऑयल है, या एकाएक दबाव ऐसा बन गया कि ट्रांसफार्मर कहीं ब्लास्ट न हो जाए, तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से पहले यहाँ पे एक रिलीज पॉइंट होता है, एक सील होती है, यही सील टूट जाती है और सारी गैस बाहर हो जाती है और ट्रांसफार्मर फटने से बच जाता है दोस्तों। दिस इज द यूज ऑफ वेंट पाइप। और बाकी यहाँ पर आप देख ही सकते हो, पूरा ट्रांसफार्मर का टैंक है, ये कोर है दोस्तों। एक कभी भी आयल जब खराब हो जाता है तो यहाँ से एक टैंक आउटलेट बना होता है, इसको ओपन करके हम पूरा खराब आयल निकाल के फिर से हम एक नया आयल इस पर फिल कर देते हैं दोस्तों। एक टेम्परेचर गेज होता है, कितने टेम्परेचर पे हमारा ऑयल अभी जैसे ऑपरेट हो रहा है, तो आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इसी पे एंड करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं छोटे छोटे पार्ट ट्रांसफार्मर के दोस्तों सभी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे ही आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को भी थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ऐसे ही हम आपके लिए डेली बेस पे ट्रांसफार्मर का जब तक ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूँगा दोस्तों, ठीक है।
धन्यवाद दोस्तों।